हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट टॉपिक दैट इज़ विड्रॉल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल। रिसेंटली मॉनसून सेशन में यूनियन गवर्नमेंट ने हमारे एक डेटा प्रोटेक्शन बिल को विड्रॉ कर लिया है। ये बिल हमारी राइट टू प्रिवेसी को अपहोल्ड करता था। तो आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डेटा, व्हाई डेटा इज़ इम्पोर्टेंट, why there is need to regulate data, then draft personal data protection bill, then reasons behind withdrawal of bill, लास्ट में हम ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे कि बाकी वर्ल्ड में कैसे हम डेटा राइट टू प्रिवेसी को अपहोल्ड करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है। व्हाट इज डेटा? डेटा होता है कि दैट डेटा इज द इंफॉर्मेशन दैट इज जनरेटेड एज वेल एज स्टोर्ड इन एनी डिजिटल फॉर्म, any digital form. It can be in your mobile phones, it can be in laptops, it can be in mobile, it can be in your cloud. Data can be personal as well as non-personal. Personal data refers to your biometric, your eye scan, your fingerprint scan, जो कि आपकी बॉडी के साथ अटैच हो, दैट इज योर पर्सनल data. And non-personal data can be anything else, like your financial details, your commercial details, your buying and selling details, वो सारी आपकी non-personal data में आ जाएगी. And data can be collected by anybody. It can be collected by government as well as private sector companies also. Government collects data in the form of four things, that is administrative data, transaction data, institutional data and survey data. एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा में कौन सा डेटा होगा कि जो आपके बर्थ और डेथ रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखता हो, पेंशन, टैक्स रिकॉर्ड्स, ये आपकी गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के काम में आते हैं, तो उसमें डेथ और बर्थ रेट आएंगे। सेकंड इज ट्रांजैक्शन डेटा। ये ट्रांजैक्शन डेटा रेफर्स टू कि आपने किसी को पैसा भेजा या किसी से लिया, ये कैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी? दैट इट कैन बी ड्यू टू द ई नेम डेटा। ई नेम क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। इसके ऊपर आपका डेटा क्या कलेक्ट किया जाएगा कि आपने कितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कितना बेचा, कितना खरीदा, किस रेट पे बेचा, किसको भेजा, वो सारी चीज़ें आपकी ट्रांजैक्शन डेटा में गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। इट कैन बी योर यूपीआई डिटेल्स, कि जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो, पेटीएम, भारत पे या कोई भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सारी ट्रांजेक्शन्स का डेटा गवर्नमेंट अपने पास स्टोर कर सकती है। थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल डेटा। इंस्टीट्यूशनल डेटा मीन्स किसी भी एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर सकती है। दैट पब्लिक स्कूल डेटा। पब्लिक स्कूल डेटा मीन्स कि एक पब्लिक स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं और कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, वो सारा आपका पब्लिक स्कूल डेटा में एक गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। उसके बाद आ सकता है आपका पब्लिक हेल्थ डेटा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था, दैट वाज नेशनल पब्लिक हेल्थ रजिस्टर, जिसके अंदर गवर्नमेंट लोगों की हेल्थ का जो भी डेटा होगा वो एक कलेक्ट करके एक जगह पे रखेगी। सो वो भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल डेटा के अंदर कलेक्ट कर सकती है। लास्ट इज सर्वे डेटा। सर्वे डेटा में क्या होगा? सेंसियस डेटा, नेशनल सैंपल सर्वे, कि जो गवर्नमेंट हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट कर सकती है, उसके अंदर गवर्नमेंट सर्वे का डेटा कलेक्ट कर सकती है। सेंसस में क्या होता है कि योर प्लेस ऑफ लिविंग, रेजिडेंस कहाँ है आपका, आपकी फैमिली में और कौन रहता है, आपके ब्लड ग्रुप्स, वो सारी चीज़ें आपके सेंसस में डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो इसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ डेटा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा इन द करंट सिनेरियो। देर आर इन्यूमरेबल बेनिफिट्स एम्पावरिंग एवरी स्टेक होल्डर इन द सोसाइटी। डेटा कलेक्ट करने के बहुत बेनिफिट्स हैं। इस बेनिफिट्स का जो फ्रूट्स होंगे, रिजल्ट्स होंगे, वो हर एक स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, कंपनीज को और हम जैसे इंडिविजुअल्स को, सबको इस डेटा कलेक्शन से बहुत बेनिफिट्स होगा। अब वो कैसे होता है उसको हम देखते हैं। पहला है कि इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। पब्लिक सर्विस मीन्स गवर्नमेंट कोई भी अपनी सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए डेटा की हेल्प ले सकती है। वो कैसे? कि गवर्नमेंट अगर कोई भी क्रॉस वेरिफिकेशन करती है इनकम टैक्स रिटर्न विद जीएसटी। आपने देखा होगा कि आजकल इनकम टैक्स के नोटिस डायरेक्ट कंप्यूटर जनरेटेड लोगों के घर तक या लोगों की ईमेल तक डायरेक्टली पहुंच जाता है। उसमें अब इनकम टैक्स ऑफिस लोकल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, फेसलेस आ गया है। दैट इज़ ऑल ड्यू टू द डेटा, कि आपकी कोई भी बैंक स्टेटमेंट का डेटा उठा के वो इनकम टैक्स के साथ कंपेयर कर लेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, कि अगर कोई मिसमैच है तो साथ के साथ आपको नोटिस जनरेट हो जाएगा। तो इसमें वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी देख सकते हैं। सेकेंड इज इम्प्रूविंग टारगेटिंग इन वेलफेयर स्कीम्स। इसको आप अंडरस्टैंड करो कि जैसे कि कोई मनरेगा की स्कीम है,
या फार्मर्स के रिलेटेड कोई स्कीम है या वुमेन्स के रिलेटेड स्कीम है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक डेटा को कलेक्ट करेंगे कि अगर सपोज हमें एक एरिया के स्पेसिफिक पर्सन्स को हमने कोई बेनिफिट्स देने हैं, सब्सिडीज देनी है, वो उस एरिया के स्पेसिफिक डेटा को उठाएंगे आधार कार्ड नंबर से या किसी और डेटा से, वोटर आईडी नंबर से, वो उनका टारगेटिंग कर लेंगे जिसके साथ एक अच्छी सर्विस डिलीवरी होगी। सेकेंडली इससे हमारा और क्या बेनिफिट होगा, हमारे लीकेजेस रिड्यूस होंगे। लीकेजेस कैसे कि जो पहले हमारे सही तरह बेनिफिट्स नहीं पहुंचते थे या फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द एंड कस्टमर, जो बीच में लीकेजेस होते थे वो अब रिड्यूस हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा। थर्ड है प्राइवेट सेक्टर बेनिफिट्स। प्राइवेट सेक्टर को इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो कैसे, वो अपनी मार्केट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को, अपने रॉ मटेरियल सप्लायर्स को वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगी, अपनी अच्छे से मार्केटिंग कर पाएगी। पब्लिक सेक्टर बेनिफिट्स, इसके लिए एक टर्म भी यूज़ होती है, दैट इज़ डेटा इज़ न्यू ऑयल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको आप एग्जांपल से समझो कि आज की डेट में ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन एक्सेट्रा। आप जब भी कोई बाइंग करते हो या आप कोई भी सर्च करते हो कि आपने आईफोन लेना है या कोई भी और प्रोडक्ट लेना है, लैपटॉप लेना है, तो वो डेटा सारा कलेक्ट होके वो उसको एनालाइज करके उसमें से एक रिजल्ट शो करते हैं कि इस एरिया के लोग स्पेसिफिकली एक आईफोन चाहते हैं या इस एरिया के लोग सिर्फ नोकिया के फ़ोन चाहते हैं। तो इसके लिए वो उधर आईफोन की प्रमोशन करेंगे और उसी एरिया में उसका स्टॉक करेंगे। इसके साथ उनकी बहुत ज़्यादा मार्केट इन्हेंस होगी, मार्केट एनालिसिस इन्हांस होंगे। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। लास्ट है कंज्यूमर बेनिफिट द मोस्ट बाय रिसीविंग दी सर्विसेज। जब भी डेटा मिलेगा तो कंपनीज अच्छे से सर्विस डिलीवर कर पाएंगी, इसके लिए कंज्यूमर्स को भी अपने आप बेनिफिट मिलेगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि पहले तो इन दोनों में गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है, इसमें कंपनीज को हो रहा है और लास्ट में कंज्यूमर को हो रहा है। सो वी कैन से दैट एवरी स्टेक होल्डर इन द सोसाइटी इज गेटिंग बेनिफिटेड विद द हेल्प ऑफ डेटा। नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर रेगुलेटिंग डेटा। लास्ट हमने किया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, बट हम अब देखेंगे कि हमें इसको रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत हो रही है, कि ऐसी क्या सर्कमस्टांसिस सिनेरियो क्रिएट हो रही हैं कि हमें डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। फर्स्ट है कि डिजिटल इंडिया रोल आउट। 2015-16 के बाद डिजिटल रेवोल्यूशन आया इंडिया में कि हर एक पर्सन मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर रहा है, ई कॉमर्स के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है। उसके साथ कुछ साथ में कंडीशंस आ रही हैं जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, प्रिवेसी के इश्यूज आ रहे हैं, साइबर अटैक्स आ रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें डेटा को रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो इसमें साइबर क्राइम एंड डेटा ब्रीचेस। थर्ड है क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ की डेट्रीमेंटल फॉर क्लेमिंग अ कंट्री शेयर इन द ग्लोबल डिजिटल ट्रेड। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड करो कि हम जो कंट्रीज़ के हैं, इंडिया कंट्री के हैं, वो एक डेटा प्रोड्यूस करते हैं, वो फॉरेन की कंपनीज गूगल, अमेजोन, फेसबुक जैसी कंट्रीज़ वो बाहर की कंट्रीज़ में डेटा ट्रांसफ़र कर देती हैं। उससे क्या होता है, वो अच्छे से एनालाइज करके वो प्रोडक्ट्स अपने स्पेसिफिकली लॉन्च करती है जिसके कारण उन कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलता है। इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि डेटा फ्लो शुड बी मिनिमम एंड और शुड बी एट अ नेग्लिजिबल लेवल। इसके साथ एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज डेटा लोकलाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट डेटा लोकलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा इंकरेजिंग है। डेटा लोकलाइजेशन होता क्या है कि दैट डेटा शुड बी स्टोर्ड लोकली इन द इंडिया इटसेल्फ। ये डेटा सेंटर्स बनाए इंडिया में और जो हम डेटा जनरेट कर रहे हैं वो हमारी एसेट है, दैट शुड बी केप्ट इन इंडिया इटसेल्फ। और उसके जो बेनिफिट्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, वो हम इंडियन कंपनीज को ही मिले। सो इनेबलर फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। लास्ट है हमारा प्रिवेसी वायलेशंस। डेटा की प्रिवेसी को, हमारी इंडिविजुअल्स की प्रिवेसी को बचाने के लिए हमें डेटा को रेगुलेट करना ज़रूरी है। सो दीज वर द कंडीशंस विच आर क्रिएटिंग द सिनेरियो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सबसे पहले ड्राफ्ट प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को इंट्रोड्यूस किया था इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स इन 2019। तो हम उसकी बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे कि वो कैसे इवॉल्व हुआ। तो स्टार्टिंग विद द एससी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी पुट्टुस्वामी केस इन 2016, जिसमें कि राइट टू प्रिवेसी को अपहोल्ड किया था अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 सेज वी एवरी पर्सन ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू लिव एज वेल एज लिव विद अ डिग्निफाइड लाइफ। उसके अंडर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रिवेसी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ। तो उसके अंडर गवर्नमेंट ने पुट्टुस्वामी केस में राइट टू प्रिवेसी को अपहोल्ड किया था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि इसके लिए एक लॉ की बैकिंग चाहिए हमें, कि जो प्रिवेसी को बचाने के लिए एक लॉ चाहिए ताकि उसकी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। बट वो नहीं हो पाया, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कमेटी बनाई, BN श्री कृष्णा कमेटी। उसके बाद जो BN श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशंस थी वो एक ड्राफ्ट बिल के अंदर प्रेजेंट की गई एक हाउस के अंदर। हाउस में जब प्रेजेंट की गई तब वो रिकमेंड कर दी गई टू द JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जिसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है कि जिसमें कि एक्सपर्ट्स बैठेंगे डेटा के रिलेटेड, इंडस्ट्री के या किसी और सेगमेंट के रिलेटेड। एक डिस्कशन होगी कमेटी कल्चर कि डेटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या रूल्स या रेगुलेशंस बनाए जाएं, वो इधर डिस्कस किया जाएगा। हाउस में प्रेजेंट होने के बाद वो JPC को रिकमेंड किया गया, JC की रिकमेंडेशंस आई, जिसके बाद कि वो डेटा को विड्रॉ किया गया। लास्ट में विड्रॉल ऑफ बिल। तो हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जो ड्राफ्ट बिल प्रेजेंट हुआ था उसके क्या फीचर्स थे। फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। फर्स्ट है, इट वाज एप्लीकेबल ऑन इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी डीलिंग विद पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया। कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसके के ऊपर एप्लीकेबल होगा, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी, और कोई भी फॉरेन कंपनी डीलिंग विद डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया। इन तीनों स्टेक होल्डर्स के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। और इन डेटा फिड्यूशरीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी कि ये डेटा को प्रोटेक्ट करेंगी, विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि उनके डेटा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। और सेकेंडली एक वो रिड्रेसल कमेटी बनाएंगे जिसके साथ इंडिविजुअल्स की कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाएगा। थर्ड इज राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल्स के क्या राइट है। ऊपर हमने किया था ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस ऑफ द डेटा फिड्यूशरी। फिड्यूशरी मीन्स जो डेटा को स्टोर करेगा। अब राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि हमारा डेटा जो स्टोर करेंगे तो उसके साथ हमारी क्या राइट्स हैं। हमारी राइट होगी कि फर्स्ट कि हमारी कंसेंट के बिना कोई भी डेटा स्टोर नहीं करेगा, ट्रांसफ़र नहीं करेगा या उसको यूज़ नहीं करेगा जब तक हम उसको कंसेंट नहीं देंगे, एक प्राइवेट कंपनी को कंसेंट नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें एक प्रोटेक्शन दी गई थी लॉ के अंडर। ठीक है। नेक्स्ट है एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। लॉ के अंडर एक अथॉरिटी बना दी, स्टैच्यूटरी बॉडी। इस अथॉरिटी के अंडर इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, या फिर कोई भी कंप्लेंट्स होंगी जो कि कंपनी नहीं कर पाई सॉल्व, एड्रेस नहीं कर पाई, वो धीरे धीरे अथॉरिटी के पास कंप्लेंट एड्रेस होंगी। और ये आप कंपेयर करो जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर ट्राई है, TRAI, उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी है, और बैंकिंग सेक्टर में RBI है। उसी फॉर्म में हमारी एक बनेगी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी। इसमें लास्ट में एक एग्जाम्पशंस दी थी। एग्जाम्पशन, एनी गवर्नमेंट एजेंसी, ये जो प्रोविजंस हैं, फीचर प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन बिल, ये गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी को एग्जाम्पशन देती है कि कोई भी इसकी प्रोविजंस लॉ की गवर्नमेंट की इस एजेंसीज को नहीं लगेंगी। तो उसमें हम देखेंगे इन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद नेबर्स। सेकेंड है प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस। इसमें गवर्नमेंट की एजेंसीज को जो कि किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं या इंटेरोगेशन कर रही हैं, उसके लिए कोई भी डेटा चाहिए, उसको किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है या यूज़ कर सकती है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को फुल हैंड दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस भी है हमारे इंडिया के लिए। फिर है प्रॉबेबल रीजंस, कि किस रीजंस के कारण बिल को विड्रॉ किया गया हो सकता है। क्योंकि हमारा बिल प्रेजेंट हुआ था हाउस के अंदर, हाउस के बाद वो JPC के अंदर रिकमेंड किया था। जब JPC की रिपोर्ट आई उसने 81 अमेंडमेंट्स दी और 12 रिकमेंडेशंस दी, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन द बिल। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इतने चेंजेस करने से अच्छा एक नया बिल लेके आएंगे। और कुछ हम रिकमेंडेशंस को पढ़ेंगे। फ्यू रिकमेंडेशंस ऑफ द JPC वर एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ प्रपोज लॉ। इसका मतलब क्या है, अभी जो करंट बिल है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू ओनली पर्सनल डेटा, और JPC कह रही है उसको आप नॉन पर्सनल डेटा को भी इंक्लूड करो। सो दिस विल वाइडन द स्कोप ऑफ द प्रपोज लॉ। सेकेंड है कि रिकमेंड चेंजेस ऑन इशूज सच एज रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज। ये सोशल मीडिया कंपनीज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। थर्ड है यूज ओनली ट्रस्टेड हार्डवेयर इन स्मार्टफोन्स,
ट्रस्टेड हार्डवेयर मीन्स कि जो आपके स्मार्टफोन्स में जो भी हार्डवेयर यूज़ होगा वो एक ऑथोराइज्ड या ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के थ्रू हो, ताकि आपकी किसी भी तरह प्राइवेसी को वायलेशन ना हो पाए, कोई भी आपका डेटा लीक ना हो पाए। फोर्थ आपका सोशल मीडिया कंपनीज दैट आर नॉट इंटरमीडिएट शुड बी ट्रीटेड एज कंटेंट पब्लिशर्स। नॉर्मली क्या होता है कि सोशल मीडिया कंपनीज, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं दैट एज अ एक्ट एज अ इंटरमीडिएटर, कि एक बंदे ने पोस्ट किया दूसरा देख रहा है। दे सोशल मीडिया कंपनी जस्ट एक्ट सोशल मीडिया कंपनीज एक्ट एज जस्ट एज अ इंटरमीडिएटरी। बट अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी जो इंटरमीडिएटर का रोल नहीं प्ले कर सकती तो हम उसको एज अ कंटेंट पब्लिशर की तरह कंसिडर करेंगे। तो इसमें कंटेंट पब्लिशर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है हमारा कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है, कि पूरे वर्ल्ड में कैसे प्रिवेसी को बचाया जाता है। इसमें एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में एक लॉ है दैट इज जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल है फॉर द यूरोपियन यूनियन। पूरे यूरोप में ये एक लॉ है दैट इज बीइंग फॉलोड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू प्रिवेसी। इट वाज बीइंग ब्रॉट इन 2016 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन मई 25 2018। इसमें एक स्पेसिफिक फीचर भी है जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, दैट इज़ राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन से मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सोर्सेज पे पड़ी है हम उसको वापस ले सकते हैं ताकि उसको कोई देख ना सके। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फीचर ऑफ द यूरोपियन लॉ। चलो फ्रेंड, दिस वॉज टोटली अबाउट द ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से फीचर्स नेक्स्ट प्रोटेक्शन बिल में आने चाहिए। थैंक यू।